राघव ने अपने घावों की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने एक एक करके उन शिकारियों को अपनी लावा एनर्जी और सोनिक शॉकवेव से खत्म कर दिया। अंत में केवल एक शिकारी बचा, जिसे राघव ने जिंदा छोड़ दिया ताकि वो सिंडिकेट के बॉस तक खौफ का संदेश पहुंचा सके। लेकिन इस भीषण लड़ाई के बाद राघव की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उसके शरीर से काफी खून बह चुका था और उसके घाव गहरे थे। अध्याय: दादाजी का आशीर्वाद और उपचार। नोमैड आइलैंड का गुप्त कोना। वीरेंद्र और प्रताप जब राघव तक पहुंचे तो वे उसे लहूलुहान देखकर दंग रह गए। प्रताप ने तुरंत कहा, इन्हें अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, हमें इन्हें नॉर्थ ब्लॉक ले जाना होगा, जहां राघव के दादाजी रहते हैं। बहुत कम लोग जानते थे कि राघव के दादाजी पृथ्वीराज राजवंशी अभी जीवित हैं और आइलैंड के एक बेहद सुरक्षित और गुप्त हिस्से में रहते हैं। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा के सबसे बड़े ज्ञानी भी थे। आइलैंड पर उनके अपने निजी और अति आधुनिक अस्पतालों का एक नेटवर्क था। दादाजी से मिलन। जैसे ही राघव को स्ट्रेचर पर उनके सामने लाया गया, पृथ्वीराज की आंखों में दर्द तो था, पर चेहरा शांत था। उन्होंने राघव के माहे पर हाथ रखा और कहा, बहादुर है मेरा पोता, लेकिन अभी इसे विज्ञान और प्रकृति दोनों की जरूरत है। दादाजी ने राघव का इलाज शुरू किया। एक फोटोनिक हीलिंग चैम्बर। राघव को एक ऐसे कांच के चैम्बर में रखा गया जहां फोटोनिक रोशनी उसके सेल्स को तेजी से रीजनरेट दोबारा जीवित कर रही थी। दो प्राचीन लेप। दादाजी ने खुद अपने हाथों से दुर्लभ जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया जो राघव के घावों को जादुई तरीके से भर रहा था। नया रहस्य उजागर। इलाज के दौरान जब राघव को होश आया तो दादाजी ने उसे एक पुरानी डायरी थमाई। उन्होंने बताया, राघव, तुम्हारे पिता ने जो शक्तियां तुम्हें दी हैं वे अधूरी हैं। असली शक्ति तुम्हारे खून में नहीं बल्कि तुम्हारे संकल्प में है। सिंडिकेट को जो चाहिए वो सिर्फ एक चाबी है, लेकिन तुम खुद वो ताला हो। राघव को अब समझ आया कि उसके दादाजी ही वे असली मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने उसके पिता को ये सब बनाने में मदद की थी। उनके अस्पतालों में ऐसी तकनीक थी जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं थी। आयुषी और दादाजी का संवाद। आयुषी भी वहीं थी और वो राघव के लिए बहुत चिंतित थी। दादाजी ने आयुषी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम वही हो जिसने इसके दिल को जिंदा रखा है। राघव की असली सुरक्षा हथियार नहीं, तुम हो। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राघव अब दादाजी की देखरेख में पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है और उसकी शक्तियां पहले से 10 गुना बढ़ गई हैं। दादाजी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, राघव, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। इस छोटे से ठिकाने में तुम बहुत रह लिए, अब तुम्हें अपने असली घर चलना होगा। वहां तुम्हारा इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जहां अपने होते हैं वहां दुश्मन भी साए की तरह पीछे लगे होते हैं। अध्याय: राजवंशी साम्राज्य की वापसी। रहस्यमयी स्वर्ण आइलैंड, द गोल्डन आइल। दादाजी राघव, आयुषी, प्रताप और उनकी पूरी टीम को एक विशाल और गुप्त विमान में लेकर निकले। कुछ घंटों के सफर के बाद बादलों के बीच से एक ऐसा टापू नजर आया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नोमैड आइलैंड से कहीं ज्यादा बड़ा और आधुनिक था। ये राजवंशी आइलैंड था, राजवंशी खानदान का असली गढ़। शाही स्वागत और उन्नत तकनीक। जैसे ही उनका विमान उतरा, राघव ने देखा कि ये जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी थी। शाही भव्यता। यहाँ ऊंचे ऊंचे महलनुमा घर थे जो पूरी तरह अभेद्य कांच और टाइटेनियम से बने थे। हर चीज में राजसी वैभव, रॉयल लुक झलक रहा था। अत्याधुनिक समाज। यहाँ रहने वाले लोग भी राजवंशी कबीले और वफादार परिवारों के थे। यहाँ की सड़कें हवा में तैरने वाली गाड़ियों, मैगलेव से भरी थी और हर तरफ रोबोटिक सुरक्षा तैनात थी। सुरक्षा चक्र। इस पूरे आइलैंड के चारों ओर एक दृश्यता ढाल, इनविजिबिलिटी शील्ड थी, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी सैटेलाइट इसे नहीं देख सकता था। दुश्मनों की आहट। दादाजी ने राघव को एक ऊंचे टॉवर पर ले जाकर दिखाया, जहां से पूरा आइलैंड दिखता था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राघव, यहाँ के लोग तुम्हें अपना राजा मानते हैं, लेकिन सिंडिकेट के कुछ गद्दार अभी भी हमारे बीच छिपे हो सकते हैं। वे इस आइलैंड की तकनीक चुराना चाहते हैं। राघव ने महसूस किया कि यहाँ की सुख सुविधाओं के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी है। यहाँ के हजारों लोगों की जान अब राघव के हाथों में थी। नई शुरुआत। राघव को एक आलीशान कमरे में ले जाया गया जो पूरी तरह से वॉइस और माइंड कमांड पर चलता था। आयुषी भी इस भव्यता को देखकर हैरान थी। राघव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दादाजी, अगर दुश्मन यहाँ तक पहुंचने की सोच भी रहा है तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। राजवंशी आइलैंड के भव्य महल के बड़े हॉल में एक शाही दावत का आयोजन किया गया था। राघव को वापस पाकर पूरा परिवार और कबीला खुश था।
जैसे ही राघव हॉल में पहुंचा, दादाजी ने एक एक करके परिवार के मुख्य सदस्यों से उसका परिचय कराया। हर सदस्य की अपनी एक अलग पहचान और शक्ति थी। अध्याय: राजवंशी परिवार और शाही दावत। 1. समर राजवंशी, राघव के चाचा माइनस द स्ट्रैटेजिस्ट। समर राघव के पिता के छोटे भाई हैं। वे बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के हैं। पहचान: वे आइलैंड के रक्षा मंत्रालय और गुप्तचर विभाग इंटेलिजेंस के प्रमुख हैं। कला: वे शतरंज के खिलाड़ी की तरह दुश्मन की चाल को 10 कदम पहले ही भांप लेते हैं। उनकी नजर से गद्दार बच नहीं सकता। 2. गायत्री देवी, राघव की चाची माइनस द हीलर। गायत्री देवी स्वभाव से बहुत कोमल और दयालु हैं। उन्होंने ही दावत का सारा इंतजाम किया था। पहचान: वे आइलैंड के चिकित्सा और कल्याण केंद्र की प्रमुख हैं। कला: उन्हें प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक नैनो मेडिसिन का इतना ज्ञान है कि वे मरते हुए इंसान को भी अपनी दवाओं से वापस ला सकती हैं। 3. आरव, राघव का चचेरा भाई माइनस द टेक विजार्ड। आरव उम्र में राघव से थोड़ा छोटा है और स्वभाव से बहुत चंचल और मजाकिया है। वो तरुण का भी गुरु माना जाता है। पहचान: आइलैंड की इनविजिबिलिटी शील्ड और सुपर कंप्यूटर्स उसी ने डिजाइन किए हैं। कला: वो दुनिया के किसी भी सुरक्षा सिस्टम को महज 30 सेकंड में हैक कर सकता है। उसके पास एक छोटा रोबोटिक कुत्ता है जो जासूसी में माहिर है। 4. मीरा, राघव की चचेरी बहन माइनस द वॉरियर प्रिंसेस। मीरा बहुत ही निडर और साहसी लड़की है। दावत में भी वो अपनी बेल्ट में छोटी लेजर गन छिपाकर रखती है। पहचान: वो राजवंशी आइलैंड की महिला फाइटर फोर्स की कमांडर है। कला: वो मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की उस्ताद है। वो आयुषी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और उसे यहाँ की तकनीक सिखाने की जिम्मेदारी लेती है। दावत का माहौल और गद्दारी की गूंज। हॉल के बीचों बीच एक विशाल मेज सजी थी जिस पर दुनिया भर के लजीज पकवान थे। सब लोग राघव से उसके संघर्ष की कहानियां सुन रहे थे और उसे बहुत सम्मान दे रहे थे। तभी समर चाचा ने राघव के कान में धीरे से कहा, तारांकन बेटा, ये जो चेहरे तुम्हें मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, इनमें से कुछ लोग बाहर वालों से मिले हुए हैं। इस आइलैंड की चमक ने उनकी आंखों में लालच भर दिया है। राघव ने अपनी प्लेट में खाना लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, तारांकन चाचा जी, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। शिकार को पकड़ने के लिए उसे थोड़ा खुला छोड़ना पड़ता है। आयुषी की नई भूमिका। दावत के दौरान मीरा ने आयुषी को एक विशेष राजवंशी रिस्टबैंड पहनाया जो उसे आइलैंड के हर हिस्से में जाने की अनुमति देता था। आयुषी अब सिर्फ एक अंगरक्षक नहीं बल्कि इस राजसी परिवार का हिस्सा महसूस कर रही थी। राघव के चेहरे पर एक गहरा सवाल था। उसने खाना छोड़ दिया और दादाजी की आंखों में देखते हुए सीधे पूछा, दादाजी, अगर हमारा परिवार इतना अमीर और शक्तिशाली था तो जब मैं सड़कों पर था या मुसीबत में था तब किसी ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? आप लोगों ने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने एक लंबी सांस ली और राघव का हाथ थामकर धीमे स्वर में कहा, अध्याय: छिपा हुआ इतिहास और विजय का विश्वासघात। दादाजी का खुलासा। दादाजी ने कहा, राघव, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम बरसों से तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारी पहचान को ब्लैक बॉक्स की कोडिंग के पीछे इतना गहरा छिपा दिया था कि हमारे सैटेलाइट्स भी तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्होंने आगे बताया, तारांकन विजय कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वो हमारे परिवार के बहुत करीब था। वो जानता था कि तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और तकनीक उस ब्लैक बॉक्स और वसीयत में छिपाई है। उसने तुम्हें हमसे पहले ढूंढ निकाला, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म करके उस जायदाद और तकनीक को अपने नाम करने के लिए। गद्दारी का मकसद। दादाजी की आवाज में गुस्सा था। विजय का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, वो राजवंशी साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनना चाहता था। वो जानता था कि जब तक तुम जिंदा हो उसे ये आइलैंड और ये तकनीक कानूनी तौर पर कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने तुम्हें हमसे दूर रखा और दुनिया के सामने ये नाटक किया कि तुम मर चुके हो। राघव का एहसास। राघव को अब समझ आया कि विजय उसे मारना क्यों चाहता था। उसके पिता ने जो ब्लैक बॉक्स बनाया था वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि राघव के हक की वसीयत और सुरक्षा कवच थी। विजय ने राघव के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। चाचा समर ने पास आकर कहा, तारांकन राघव, जब हमें पता चला कि विजय ने तुम्हें ढूंढ लिया है तब तक उसने तुम्हें हमारे रडार से पूरी तरह गायब कर दिया था। उसने सिंडिकेट के साथ मिलकर तुम्हें एक गुमनाम मौत देने की साजिश रची थी। नया संकल्प। राघव की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि सिंडिकेट के साथ साथ मेरे अपने खून में भी गद्दार छिपे थे। विजय तो सिर्फ एक मोहरा था,
असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं बैठा हुआ है। दादी गायत्री ने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, तारांकन, अब तुम वापस आ गए हो। अब इस साम्राज्य को और इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। कहानी का अगला रोमांचक मोड़, राघव को सच पता चल गया है। राघव ने दादी की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और स्वाभिमान था। उसने दादी का हाथ थामकर बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं दादी, अभी नहीं। मैं विरासत में मिली चीजों पर बैठकर राज नहीं करना चाहता। मैं अपने दम पर एक ऐसी किलेनुमा दुनिया, फोर्ट्रेस आइलैंड बनाऊंगा जहां सुई से लेकर विमान तक हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी। मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूं कि भविष्य में दुनिया का कोई भी आदमी हमारे परिवार पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक न करे। मैं अपने पिता के अधूरे सपनों को अपनी मेहनत से सींचना चाहता हूं। दादी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो राघव। वो भी ऐसे ही जिद्दी और लगन वाले इंसान थे। जब उन्होंने कुछ ठान लिया तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाया। दादाजी ने राघव के हौसले को देखकर आगे बढ़कर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। अपने भाई आरव, बहन मीरा और अपने चाचा समर को अपने साथ ले जाओ। ये सब हमारे परिवार के सबसे भरोसेमंद और काबिल लोग हैं। आरव की टेक्नोलॉजी, मीरा की फाइटिंग स्किल्स और समर का शातिर दिमाग तुम्हारी मंजिल को आसान बना देगा। राघव ने गर्व से अपने भाई बहन और चाचा की तरफ देखा। उन सब ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया कि वे एक ऐसा नया राजवंशी साम्राज्य खड़ा करेंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। नया मिशन, जीरो पॉइंट आइलैंड। राघव ने मैप पर एक ऐसी जगह चुनी जो समुद्र के बीचों बीच एक खतरनाक और गुमनाम टापू था। उसने कहा, हम यहां से शुरू करेंगे। ये दुनिया की नजरों से दूर है और यहां हम अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। आरव ने तुरंत अपने लैपटॉप पर कोडिंग शुरू की, मीरा ने अपने हथियारों को धार दी और चाचा समर ने रणनीति तैयार कर ली। राघव की नई टीम अब एक नए इतिहास की रचना करने के लिए तैयार थी। मीरा ने तुरंत खतरे को भांप लिया और राघव को सतर्क किया कि उस टापू पर पहले से ही कुछ लोगों का कब्जा है। राघव ने बिना समय गवाए तरुण को फोन लगाया और निर्देश दिया, तरुण, मुझे यहाँ तुरंत ड्रोन्स और लड़ाकू रोबोट्स की एक टुकड़ी भेजो। मैं इस नए आइलैंड पर अपना नया घर और बेस शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे पुराने आइलैंड की सुरक्षा और काम वैसे ही चलते रहना चाहिए जैसे अब तक चल रहा था। वहां की रक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। राघव की योजना साफ थी। वो अपनी शक्ति को दो हिस्सों में बांटकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कुछ ही देर में आसमान में ड्रोन्स की गूंज सुनाई देने लगी और तरुण द्वारा भेजी गई आधुनिक रोबोटिक टीम वहां पहुंच गई। राघव, आरव और मीरा ने एक साथ मिलकर उन लुटेरों पर धावा बोल दिया। ये लड़ाई बहुत भीषण थी। मीरा ने अपनी फुर्ती और तलवारबाजी से दुश्मनों की कतारें काट दी। आरव ने अपनी टेक गन से उनके हथियारों को जाम कर दिया और राघव ने अपनी लावा एनर्जी से उनके मुख्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चूंकि उन लुटेरों ने पहले बहुत से मासूम लोगों को मारा था और वे सबको परेशान करते थे, इसलिए राघव ने कोई दया नहीं दिखाई। उन सभी को मारकर वहीं दफन कर दिया गया ताकि उस टापू से बुराई का नामो निशान मिट जाए। अगला मोड़, सिंडिकेट का सबसे खास आदमी। लड़ाई खत्म होने के बाद मलबे के बीच से राघव को एक घायल व्यक्ति मिला। वो कोई मामूली लुटेरा नहीं था, बल्कि सिंडिकेट का सबसे खास और वफादार कमांडर जोरावर था। जोरावर ही वो आदमी था जो दुनिया भर के भाड़े के हत्यारों और लुटेरों को सिंडिकेट के लिए इकट्ठा करता था। जोरावर ने तड़पते हुए कहा, तारांकन राजवंशी, तुम यहां तक पहुंच तो गए, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने किसकी नींद उड़ाई है। असली मालिक अब खुद आने वाला है। राघव ने जोरावर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया और अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोला, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले तुम मुझे वो सब बताओगे जो मैं जानना चाहता हूं। राघव की नजरों में अब एक बड़ा विजन था। उसने महसूस किया कि सिर्फ हथियार और फैक्ट्रियां ही काफी नहीं है। दुनिया पर राज करने के लिए एक ऐसा केंद्र चाहिए जहां पूरी दुनिया के लोग आना चाहें। अध्याय, एडेनिया माइनस, दुनिया का सबसे आधुनिक थीम पार्क। एक क्रांतिकारी विचार। राघव के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा, तारांकन, क्यों ना इस आइलैंड को दुनिया का सबसे एडवांस अम्यूजमेंट और टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाए। यहाँ ऐसी चीजें होंगी जो लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखी हैं। इससे न केवल अरबों की कमाई होगी, बल्कि ये हमारे गुप्त बेस के लिए एक बेहतरीन ढाल कवर का काम भी करेगा। प्रताप को आदेश। राघव ने तुरंत प्रताप को फोन लगाया और कहा, प्रताप, मुझे यहाँ फौरन बेहतरीन आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स और 500 कंस्ट्रक्शन रोबोट्स की एक टीम चाहिए। इस टापू की चप्पे चप्पे की जांच करो।
हम यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक अम्यूजमेंट पार्क बनाने जा रहे हैं। इसका नाम होगा एडेनिया। एडेनिया योजना का क्रियान्वयन। प्रताप ने बिना देर किए एक विशेष टीम और भारी मशीनरी के साथ आइलैंड पर लैंड किया। काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। जांच सर्वे। रोबोट्स ने आइलैंड की मिट्टी और चट्टानों की जांच की ताकि अंडरग्राउंड बेस और ऊपर की इमारतों को मजबूती दी जा सके। डिजाइन। आरव ने पार्क के लिए होलोग्राफिक राइड्स और एंटी ग्रेविटी जोन डिजाइन किए। सुरक्षा। बाहर से ये एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस दिखेगा, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। आमदनी और रसूख। राघव का प्लान था कि यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग आएंगे, जिससे इतना फंड इकट्ठा होगा कि उसे अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। साथ ही दुनिया भर के वीवीआईपी वीवीआईपीएस यहाँ आएंगे, जिससे राघव का राजनीतिक रसूख भी बढ़ेगा। राघव के दिल में आयुषी के लिए जो सम्मान और प्यार था, वो उसके इस नए फैसले में साफ झलक रहा था। उसे याद था कि आयुषी ठंडे प्रदेशों और बर्फीली वादियों से आई है, इसलिए उसने एडेनिया के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह समर्पित करने का सोचा। अध्याय क्रिस्टल फ्रॉस्ट माइनस आइलैंड के बीच एक बर्फीली दुनिया। आयुषी के लिए एक तोहफा। राघव ने आरव और अपने इंजीनियरों को बुलाकर कहा, पार्क के उत्तरी हिस्से में हम एक आर्टिफिशियल आइस वर्ल्ड बनाएंगे। इसका तापमान और माहौल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आयुषी के पुश्तैनी घर का है। मैं चाहता हूं कि जब वो यहाँ रहे तो उसे अपने घर की कमी महसूस ना हो। तकनीक का जादू। राघव ने इस आइसलैंड को बनाने के लिए ब्लैक बॉक्स की थर्मल कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया। सदाबहार बर्फ। यहाँ 24 घंटे असली बर्फ गिरेगी, लेकिन एक खास एनर्जी फील्ड की वजह से ये बाहर की गर्मी में नहीं पिघलेगी। अरोरा बोरेलिस। आसमान में आरव ने होलोग्राफिक लाइट शो सेट किया, जिससे वहां बैठने पर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जैसी रंगीन रोशनी दिखाई दे। ग्लेशियर राइड्स। पर्यटकों के लिए बर्फ पर चलने वाली हाई स्पीड स्लाइड्स और स्कीइंग ट्रैक बनाए गए। आयुषी की प्रतिक्रिया। जब राघव आयुषी को उस हिस्से में लेकर गया जहां काम शुरू हो चुका था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे उसके बचपन की याद दिला दी। उसने राघव का हाथ थामकर कहा, तारांकन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। राघव, अब तक लोग मेरी ताकत से डरते थे, पर तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। पर्यटकों के लिए आकर्षण। ये आइसलैंड पूरे थीम पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। लोग रेगिस्तान जैसी गर्मी से निकलकर सीधे शून्य से नीचे के तापमान वाली बर्फीली गुफाओं में जा सकते थे। इससे पार्क की लोकप्रियता और भी बढ़। राघव ने अपने वफादार साथियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए एक और बड़ा फैसला लिया। उसने महसूस किया कि जिस तरह आयुषी के लिए बर्फीली दुनिया बनाई गई है, उसी तरह प्रताप और उसके योद्धाओं के लिए भी एक घर जैसा माहौल होना चाहिए। अध्याय ट्राइबल विल्डरनेस माइनस योद्धाओं का जंगल। प्रताप के लिए सम्मान। राघव ने प्रताप को बुलाकर नक्शे पर एक बड़े इलाके की ओर इशारा किया और कहा, प्रताप, तुमने और तुम्हारे कबीले के योद्धाओं ने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। मैं चाहता हूं कि एडेनिया के दक्षिणी हिस्से में एक विशाल सघन वन डेंस फॉरेस्ट बनाया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा पुराना घर था, घने पेड़, प्राकृतिक झरने और जंगली पगडंडियां। एक अनोखा अनुभव। राघव ने इस हिस्से को इको एडवेंचर जोन का नाम दिया। योद्धा प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ प्रताप के सिपाही अपनी प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास कर सकेंगे और पर्यटकों को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाएंगे। प्राकृतिक आवास। यहाँ रहने वाले घर पेड़ों के ऊपर ट्री हाउसेस की तरह बनाए गए, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस थे, लेकिन दिखने में पूरी तरह प्राकृतिक थे। सफारी और ट्रैकिंग। पर्यटकों के लिए ये एक रोमांचक अनुभव होगा, जहां वे घने जंगलों के बीच ट्रेकिंग कर पाएंगे और प्रताप के योद्धाओं की जांबाजी देख पाएंगे। प्रताप की वफादारी। प्रताप ये देखकर भावुक हो गया। उसने अपनी तलवार राघव के सामने झुकाते हुए कहा, तारांकन राघव, तुमने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि हमें अपनी जड़ों से भी जोड़ दिया। अब मेरे योद्धा इस जंगल के कण कण की रक्षा अपनी जान देकर करेंगे। सुरक्षा का अभेद्य घेरा। ये जंगल सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं था, बल्कि ये एडेनिया की सुरक्षा की पहली दीवार भी थी। प्रताप के योद्धा इन झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपकर ऐसे पहरा देते थे कि किसी भी आधुनिक मशीन के लिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। राघव ने एडेनिया के बिल्कुल बीचों बीच अपने साम्राज्य का सबसे मुख्य हिस्सा बनाया, द एरो सिटी। द एरो सिटी ये एक ऐसी आधुनिक और भविष्यवादी जगह थी जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी मानो खत्म हो गया हो। अध्याय एरो सिटी माइनस उड़ते रोबोट्स और इंसानों का मिलन। उड़ने वाला शहर। राघव ने यहाँ अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस शहर की इमारतें हवा में तैरती हुई महसूस होती थीं और सड़कों के बजाय यहाँ एयर कॉरिडोर हवा के रास्ते थे।
मित्र, रोबोट्स और ड्रोन्स। राघव ने खास तौर पर ऐसे ड्रोन्स और रोबोट्स की एक नई नस्ल तैयार की जो न केवल उड़ सकते थे बल्कि इंसानों के साथ घुल मिल भी सकते थे। एक प्लेबॉट्स ये छोटे और चंचल रोबोट्स थे जो पर्यटकों के साथ हवा में लुका छिपी और अन्य खेल खेलते थे। बच्चे इनके साथ उड़ने वाली गेंदों से खेल सकते थे। दो टीच ड्रोन्स ये ड्रोन्स बहुत बुद्धिमान थे। अगर कोई पर्यटक तकनीक, कोडिंग या रोबोटिक्स के बारे में सीखना चाहता तो ये ड्रोन्स होलोग्राफिक डिस्प्ले के जरिए उन्हें लाइव डेमो देते थे। तीन गार्डियन ड्रोन्स ये शहर के ऊपर मंडराते रहते थे लेकिन किसी को डराते नहीं थे। ये पर्यटकों की सुरक्षा और मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शिक्षा और मनोरंजन का संगम। लोग यहाँ आकर सिर्फ घूमते ही नहीं थे बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग हब बन गया था। लोग ये देख सकते थे कि एक रोबोट कैसे काम करता है और वे खुद भी छोटे छोटे रोबोट्स को कमांड देना सीख सकते थे। राघव का मकसद था कि आने वाली पीढ़ी तकनीक से डरे नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त बनाए। एरो सिटी का मुख्य टावर। इस सिटी के केंद्र में एक विशाल स्काई टावर था जहां से राघव पूरे आइलैंड की गतिविधियों पर नजर रखता था। यहीं से वो अपने ड्रोन्स को कंट्रोल करता था। कहानी का अगला रोमांचक मोड़। आइलैंड के तीनों हिस्से क्रिस्टल फ्रॉस्ट बर्फ, ट्राइबल विल्डरनेस जंगल और एरो सिटी टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार हैं। उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है और दुनिया भर के वीआईपी मेहमान आइलैंड पर लैंड कर रहे हैं। राघव एक विजनरी लीडर था। उसे पता था कि इतनी बड़ी तकनीक और इतने विशाल साम्राज्य में एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। उसने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए। अध्याय परीक्षण का दौर और पुरानी यादें। अंतिम टेस्टिंग। राघव ने आरव, प्रताप और मीरा को बुलाकर कहा, अभी हमारा पूरा आइलैंड, एडेनिया, एरोसिटी और ये बर्फीले जंगली इलाके सिर्फ टेस्टिंग मोड पर हैं। जब तक एक एक सेंसर, एक एक रोबोट और एक एक राइड की 100% जांच नहीं हो जाती, हम इसे जनता के लिए नहीं खोलेंगे। हर चीज को बार बार परखो। उसने तरुण को भी हिदायत दी कि बैकएंड में सुरक्षा कोड्स को इतना मजबूत कर दे कि दुनिया का कोई भी हैकर उसमें सेंध न लगा सके। दिल्ली की ओर रुख। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद राघव के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बहुत दिन हो गए इस भागदौड़ और लड़ाइयों के बीच। मैं अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, अपने पुराने कॉलेज जहाँ से सब शुरू हुआ था। मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना है जिन्हें शायद पता भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या किस हाल में हूँ। कॉलेज में वापसी। राघव ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण लेकिन स्टाइलिश लुक अपनाया। उसने अपनी सुपर कार के बजाय एक गुप्त हाईटेक लेकिन दिखने में साधारण गाड़ी चुनी। जब वो दिल्ली के अपने पुराने कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी और वही गलियारे जहां कभी वो एक साधारण छात्र हुआ करता था। दोस्तों से मिलन। जैसे ही वो अपनी पुरानी टोली के पास पहुंचा, उसके दोस्त उसे देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही राघव है। एक दोस्त चिल्लाया, तारांकन, ओ ए राघव, तू कहां गायब हो गया था? हमने तो सुना था कि तू किसी बड़ी मुसीबत में है। राघव मुस्कुराया और अपने दोस्तों को गले लगा लिया। उसने अपनी राजवंशी पहचान को अभी गुप्त ही रखा और उनके साथ फिर से वही पुराने मजाक और बातें शुरू कर दी। लेकिन उसकी नजरें हर तरफ चौकन्नी थी क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली में भी उसके दुश्मन